नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एडवांस आयुर्वेद के हमारे स्पेशल कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। दोस्तों, हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे किडनी फेलियर की। तो यदि आपके भी कुछ प्रश्न है, कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि वैद्य जी ने अब ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि यदि लाइफ में एक बार आपको किडनी फेलियर होता है तो आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ को पहले जैसे ही एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हमारे आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और किडनी फेलियर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं इस समस्या से थोड़े से भी जुड़े हुए हैं, उन्हें तो इस बारे में पूरी तरह से पता है, लेकिन बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर तो सभी को पता है, वो टर्म है जिसके अंदर हमारे कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्लड में रुकना शुरू हो जाते हैं। और वो टॉक्सिन हमारे ब्लड में इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमारी किडनी उनको प्रॉपर तरीके से एक्जीरेट नहीं कर पाती है। तो अभी तक ये मिथ था कि किडनी अगर एक बार फेल हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि अगर किडनी अगर एक बार फेल हो जाती है तो उसका भी इलाज हो सकता है। बस थोड़ा सा समस्या समय की बनती है कि कौन सी सीढ़ी पे आप हैं और कौन सी सीढ़ी से उतरने में आपको कितना समय लगेगा। तो वो सब कुछ आपकी रिपोर्ट्स देख के उसके अनुसार अंदाज़ा लग जाता है और उसके बाद में किडनी फेलियर का इलाज तो संभव है। उसमें तो कोई अब ना और वाली बात ही नहीं। रीज़न ये है कि जो किडनी फेलियर है उसका अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया कि किडनी बिफोर ख़राब थी और उसके बाद में आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट वो ठीक हो गई। तो अब वो तो चीज़ क्लियर है और बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसके अंदर तो अब कोई क्वेश्चन मार्क इफ एंड बट उसमें बनता ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो आगे हम बढ़ेंगे और इस प्रॉब्लम को लेकर हम बहुत कुछ जानेंगे और जानकारी आप तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन आपके यदि कोई भी क्वेश्चंस, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किडनी फेलियर को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, तो आप इसी संबंध में आज हमसे प्रश्न करें और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे संजीव जी, और यहाँ पर किडनी फेलियर की जब बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी बात आती है कि मैनेजमेंट क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, और सबसे पहले तो पता किन चीज़ों से लगाया जा सकेगा। देखिए, मैनेजमेंट का तो ये है कि जैसे सपोज करो, देखो ट्रीटमेंट जो होता है वो हमेशा दो तरीक़ों से चलता है, लेकिन आजकल लोग एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, दूसरे तरीके का उनको पता ही नहीं है, जो कि अब धीरे धीरे करके अवेयर हो रहे हैं। जब मैंने बताना शुरू किया तो अब इसके बाद में धीरे धीरे वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ट्रीटमेंट कैसे है, देखिए, एक हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर किसी के अंदर ब्लड कम हो रहा है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना यानी ब्लड चढ़वाना, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, वो तो उसका मैनेजमेंट है कि उसका ब्लड कम हुआ, ब्लड उसको डायलिसिस अगर ज़्यादा अगर उसको क्रिएटिनिन लेवल हो गया और वो डायलिसिस करा रहा है, तो डायलिसिस उसका मैनेजमेंट है कि वो चलो उसको ज़िंदा रहना है। हम भी ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर 3 महीने 6 महीने आपकी इस कंडीशन को रिवर्स होने में लगते हैं तो उस कंडीशन तक आप जिंदा कैसे रहेंगे। जब मरीज जिंदा नहीं रहेंगे तो हम उसका इलाज कैसे कर पाएंगे। तो उसको ट्रीटमेंट मतलब उसको मैनेज करना जरूरी है, मैनेजमेंट प्लस ट्रीटमेंट। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक आदमी, देखिए एक सिंपल सा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। अब किसी के पाँव की हड्डी टूट गई, तो अगर वो बैसाखी का सहारा ले रहा है तो वो बैसाखी का सहारा मैनेजमेंट है। अगर वो प्लस्तर नहीं कर रहा, प्लस्तर उसका ट्रीटमेंट है। अब वो सारी ज़िंदगी बैसाखी लेके नहीं चल सकता है। तो उसी तरीके से डायलिसिस जो होता है वो तो आपका मेंटेनेंस का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपने अपनी लाइफ को थोड़े दिन के लिए मैनेज करना है, तो उस तरीके से आपने कर लिया। प्लस साथ में आप उसका ट्रीटमेंट लेते रह सकते हैं, जिस ट्रीटमेंट को जो साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रीटमेंट हो चुका है कि इससे किडनी ठीक होती है। जब वो लेंगे तो उसके अनुसार अपने अलग अलग तरह के टेस्ट होंगे, किस किस समय पे कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका बढ़ा, उसी के बढ़ने के ऊपर अपना सारा कुछ डिपेंड है। जैसे करके वो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे करके आपका जो भी होगा प्रॉब्लम का समाधान होता रहेगा और डायलिसिस से आप लोग पीछा भी उससे छुड़ा सकते हैं। जी बिल्कुल संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और एक्सपीरियंसेस को लेकर तो हम आपसे जानेंगे ही और बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मेन चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है। नहीं, देखिए, अब स्ट्रेस लाइफ है, इतना भाग दौड़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या फिर कुछ दवाओं का इतना साइड इफेक्ट है। आजकल दूध में इतना केमिकल आ रहा है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, यूरिया से दूध बना रहे हैं, खेतों में इतना डाल रहे हैं कि लोगों को कैंसर और ये दुनिया भर की समस्याएं, या किडनी फेलियर। क्योंकि देखिए, किडनी फेलियर क्यों हुआ, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल गए, आपको दर्द हुआ, आपने दर्द की दवा खा ली है, इस तरह से नर्वस सिस्टम की कोई भी मेडिसिन खाई, या किसी को बुखार हुआ उसमें ऐसी कुछ दवाएं दी गई जिनका प्रॉपर अभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ और वो दवाइयाँ दी गई। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनका दवाइयाँ उन्होंने खाई और उसके बाद में उनकी किडनी फेलियर है।
ये बात उनका डॉक्टर भी एक्सेप्ट कर रहा है और पेशेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो कैसे हुआ कि अब वो आपने उसने खाया, अब वो एक्सीरेशन कहाँ से होगा, उसका किडनी से होगा। अब किडनी उसकी प्रॉपर, देखिए आपने मेडिसिन लिया, कोई केमिकल आपके ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो गया, जब उसको किडनी ने फिल्टर किया तो वो केमिकल जब किडनी में गया तो अल्टीमेटली उसने किडनी को डैमेज कर दिया। बहुत मेजर रीज़न है। ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक रीज़न है, लेकिन बीपी तो देखिए पुराने ज़माने से ही लोगों का हाई होता आ रहा है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ, उसका भी तो कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई ऐसा केमिकल तो गया जिसने बीपी को हाई किया। पहले लोग खेत में इतना काम करते थे, किसी का बीपी हाई नहीं होता था। कितना घी लोग खाते थे, अब तो उनको हर एक को इतनी परेशानी है कि वो कहते हैं कि घी का चम्मच भी टच नहीं करना, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन पहले लोग कितना घी खाते थे, अब घी में ही नकली घी है, दूध के अंदर नकली दूध है। खेत में जा रहे हैं, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। आप देखिए जाके कि कैसे उनको वो रात को इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह उसका साइज़ बढ़ के कितना हो जाता है। खेतों में यूरिया है। जब इतना सब कुछ केमिकल आप खाएंगे तो अल्टीमेटली किडनी ही फेल होनी है, उसके अंदर कोई आपको उपहार या फ्लावर तो कोई उसमें मिलने नहीं वाला है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन हम लगातार किडनी फेलियर को लेकर बात कर रहे हैं, तो यदि आप भी इस संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके ये जान सकते हैं कि आपको आगे क्या कुछ करना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहूँगी एक्सपीरियंसेस के बारे में कि अभी तक कैसे एक्सपीरियंसेस उन लोगों के रहे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और उसका कैसे फ़ायदा उठाया। एक्चुअली देखिए, पता है अब ये चीज़ ना साइंटिफिक प्रूव हो गई। जैसे अब एक आदमी कहता है कि अब हम 10 लोगों का उसने ट्रीटमेंट किया, 10 लोग उसका टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हमारा ये ठीक हुआ। ऐसे तो बहुत, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो ये साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि किडनी अगर एक बार खराब हो जाती है तो किडनी उसके बाद में ठीक हो जाती है। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने का मतलब हुआ कि अब हमने, देखिए हमने उसको रीनल स्कैन डीटीपीए कराया जिसके अंदर उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पहले 2 था, 4 था या 10 था, और उसके बाद जब उसको आफ्टर गेटिंग माय मेडिसिन जब उसका हमने दोबारा 3 महीने 6 महीने बाद कराया तो वो बढ़ता हुआ मिला, चाहे वो 10 पॉइंट बढ़ा या 15 पॉइंट बढ़ा या जो भी बढ़ा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो चीज़ 10% बढ़ सकती है तो वो 15, 20, 25, 30 या 100% क्यों नहीं हो सकती, उसका कोई रीज़न नहीं है नेगेटिव सोचने का। और अब तो ऐसे पेशेंट्स की तादाद बहुत होगी जिनके जीएफआर बढ़ के 80, 75, 70 या 65 के आसपास पहुंच चुका है, जो 5-5, 10-10 जीएफआर से मैंने शुरू किया था। टाइम लगा, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए उनका ट्रीटमेंट चलते हुए, लेकिन धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव किया। ये बॉडी का फंक्शन है कि वो अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का आपकी बॉडी के अंदर डैमेज होगा तो उसको हील करेगी। वो कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल है। तो मैं ये कहता हूँ कि इरिवर्सिबल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, हमें तो रिज्यूनेट करना है, हम तो नए सेल को पैदा करना है। मैं समझाता हूँ इसको, इजी प्रोसेस में समझाता हूँ। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी हाइट मान के 1 फुट मान के चल रहे हैं, ऐसे है, और जब वो पैदा होने के बाद में समय बीतता जाता है, उसके अंदर रिज्यूनेशन प्रोसेस होता है तो वो 6 फीट का हो जाता है। उसके बाद में जब उसका एज फैक्टर आता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो आप देखते हैं कि उसकी झुर्रियाँ पड़ गई, स्किन के अंदर हो गया, तो वहाँ डिटोरिएशन ऑफ सेल होगी। तो रिजुवनेशन और डिटोरेशन 2 प्रोसेस है। जितना सेल आपके मरते चले जाएंगे उतना आप एजेड होते जाएंगे, जितना आपके सेल पैदा होंगे उतना आप जवान होते चले जाएंगे। तो ये काम क्या हुआ कि आपकी पूरी बॉडी के कंपैटिबिलिटी में आपके जो किसी भी रीज़न से, केमिकल से, किसी अंग्रेजी मेडिसिन से, किसी भी केमिकल से, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए कि कोई आपने ऐसी चीज़ ली जिसकी वजह से आपको दिक्कत हुई, उससे क्या हुआ कि आपकी किडनी के कुछ सेल्स डैमेज हो गए। अब इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, वो 50 सेल मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, बना रहा है, और 50 सेल आपका डिटोरिएट होता है, दैट उसमें कहेंगे कि एजिंग 0 है। अब इम्यून सिस्टम ने 55 सेल बनाए और 45 सेल अगर आपके डैमेज हुए, इसका मतलब आपके सेल बढ़ रहे हैं आपके शरीर में, आप जवानी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। और इसी में क्या हुआ कि आपके 55 सेल तो डैमेज हो गए और 45 सेल ही वो बना पा रहा है, तो धीरे धीरे करके सेल आपके कम होते चले जाएंगे। अब ये प्रोसेस क्या हुआ कि ये किडनी के अंदर एडवांस हो गया, आपकी बॉडी के कंपैटिबल नहीं रहा। यानी आपकी पूरी बॉडी में तो 55 सेल डैमेज हो रहे हैं, लेकिन किडनी के अंदर 70 या 80 सेल डैमेज हो रहे हैं। तो वो क्या हुआ, आपकी बॉडी से वो ऑर्गन आपका जल्दी बूढ़ा हो गया और अल्टीमेटली उसने अपना काम करना छोड़ दिया। तो अगर हमारे को रिज्यूनेट करना है तो हमें इस प्रोसेस को उल्टा करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर डिटोरिएशन प्रोसेस स्लो हो सके और आपका जो भी है आपका सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उसको नए सेल को मेंटेन करके उसको बना सके। इसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिटोरिएशन स्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका हमें पता चलेगा, एक टेस्ट है, उसका नाम है रीनल स्कैन डीटीपीए। डीटीपीए की फुल फॉर्म होती है डाइट्रियामिन पेंटिक एसिटिक एसिड। ये एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है और उसके बाद में गामा कैमरे से उसकी पिक्चर ली जाती है। तो आपकी किडनी में कहाँ कहाँ पर कितना कितना फ्लो हो रहा है वो एक्यूरेट उसकी काउंटिंग कर लेता है कि एग्जैक्टली आपकी कैपिलरीज कितनी डैमेज हुई हैं, या फिर वो उनमें कितना अभी बचता है, कि कितना वहाँ पर आपका कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव, कितने % किडनी फंक्शन कर रही है। इन अ सिंपल वे उसको हम कर सकते हैं। तो इसी में जैसे हमने अब कुछ पेशेंट्स का करा, अब उनका हमने देखा, अब यहाँ पर ये पेशेंट का हमने पहले कराया तो 23 ml था, जब इसको दोबारा कराया
तो ये 30.33 हो गया, इसका मतलब 7% इसके अंदर उसकी किडनी इंप्रूव हुई बिफोर एंड आफ्टर में। तो ये तरीका होता है इसको जज करने का कि आइदर आप लोग ठीक हैं कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है ना कि मतलब आप मेरे पास आए या किसी भी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा हाँ आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, वो अब मैं मेंटेन करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ, 10 साल वो आपको दवाइयाँ खिलाता रहा, उसके बाद किडनी पूरी तरह 100% फेल करके आपको कह दिया अब डायलिसिस कराओ, फिर कह दिया जी अब आप ट्रांसप्लांट करा लो, फिर कहा सॉरी सर आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया, अब आप ना फिर दोबारा डायलिसिस करा लो। तो ऐसा ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ प्रूवन है उसको प्रूवन मानना चाहिए, तो उसमें वो कोई नहीं है। जो चीज़ अनप्रूव्ड है उसको पहले कह देना चाहिए कि अगर आप अपनी मेडिसिन खा लो, जो भी मेडिसिन होती हैं, अगर आपको उससे ठीक नहीं होता तो आप ट्रांसप्लांट करा के देख लेना। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ नहीं हुआ? उसके लिए भी सेम टेस्ट है जो मेडिसिन खाने के वक्त में, रीनल स्कैन, डीटीपी, यही सेम टेस्ट पहले कराया जाता है बिफोर ट्रांसप्लांट, जो हमारे यहाँ पर मेडिकेशन शुरू किया जाता है, जिससे उसकी इंप्रूवमेंट को हम लोग एग्जैक्टली एक्यूरेटली जज कर सकें कि वाकई जो काम हम कर रहे हैं क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। संजीव जी, यहाँ पर जैसे मेडिकेशन की बात आ रही है और आपने बोला कि बिफ़ोर और आफ्टर चेक किया जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है? हाँ बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एवरी 3 मंथ्स के अंदर इसको चेक कराते हैं। जैसे आज से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, आज उसका हमने बिफोर टेस्ट ले लिया, उसके बाद हर 3 महीने के अंदर चेक कराते हैं कहाँ कहाँ पर कितना कितना इंप्रूवमेंट है। तो बस वो उससे धीरे धीरे करके हमारे को जज होता चला जाता है, और एंड ऑफ द डे वी विल गेट बेटर रिजल्ट आउट ऑफ देयर। तो हमारे को पता चलता है कि हाँ वाकई कि इस पेशेंट के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट है। देखिए वो तो बच्चा भी बताएगा, एक चीज़ पहले 5 है बाद में 10 है, तो सिंपल सी बात है कि वो चीज़ अगर बढ़ रही है तो इट मीन्स आपका वहाँ पर प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है, घट रही है तो इसका मतलब ख़राब हो रहा है। 5 थी और 5 की 5 पे टिकी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी डिटोरिएशन इस वक्त में स्टेबल हो गई है, जो आपकी किडनी लगातार खराब होती है और ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही। तो दिस इज़ द वे टू जज एंड फाइंड आउट। अब वहाँ पर मैं आपको बोल दूँ अंदाजे से आप ये कर लीजिए वो उससे अंदाजे की आवश्यकता तब होती है जब आपके पास में प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं हो। अब तो विज्ञान का युग है, आज तो बहुत एडवांस आयुर्वेद हो चुका है। अब ये पहले वाला आयुर्वेद नहीं है कि आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद वही है, दवाएं वही हैं, लेकिन इसको देखने का तरीका मॉडर्न हो चुका है। अब वो मॉडर्न तरीके से जब हम जिसको देखते हैं तो अल्टीमेटली विल गेट एंड फाइंड कि कितना इसके अंदर इंप्रूव्ड आयुर्वेद है, ये कितना ज़्यादा हमारी बुजुर्गों ने हमारी साइंस बनाई थी जिसको हम भूल चुके थे। अब दोबारा से मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका लाभ भी उठा पाएंगे। मैं आगे बढ़ूंगी और यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि किडनी फेलियर का एक पेशेंट है और वो लगातार कहीं पर इलाज करा रहा है, लेकिन जो मेडिकेशन ले रहा है या जो इलाज चल रहा है, पेशेंट को अक्सर ये पता नहीं होता है कि किस तरह का मेडिकेशन है, और चेंजेस भी उनको हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें ये बोला जाता है कि चेंजेस होंगे इतना टाइम और थोड़ा टाइम, और ऐसे करके एक टाइम होता है कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। आयुर्वेद के अलावा देखिए इसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी अगर आपको ये कहता है किसी भी पैथी का कि आयुर्वेद के अलावा किसी भी पैथी का अगर कोई ये कहता है कि इसका नहीं हुआ, या मैं इसको मेंटेन करता हूँ, या मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, या आप इसका करिए, तो आयुर्वेद के अलावा ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका। ये कन्फर्म है, बिल्कुल 100% कन्फर्म है। ऐसे तो सैकड़ों डॉक्टर हैं जो मेरे से में ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो दूसरी पैथी से संबंधित है। अब देखिए आयुर्वेद का तो आप किसी पेड़ के नीचे में बैठे हुए वैद्य से भी अगर आप इलाज करा लेंगे तो भी उसका आपको नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट तो उसका है नहीं। रह गई ये बात कि वहाँ पर वो पेशेंट है उसको कितना रिस्पॉन्स आ रहा है कितना नहीं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। दूसरा वैद्य तो वो आपको उसकी वो स्पेशलाइजेशन नहीं है उस किडनी फेलियर के अंदर, तो वो आपको उसको करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है वैद्य की या डॉक्टर की। जब स्पेशलाइजेशन है तो अल्टीमेटली वो उसको प्रूव भी कर सकता है और वो उसके अलग अलग तरह के मैनेज भी कर सकता है। उसको पता है कि मेरे पेशेंट का पोटेशियम बढ़ रहा है तो मुझे पोटेशियम बाइंडिंग के लिए सरसों जो का साग होता है वो उसको खिलाना पड़ेगा। उसको पता है कि सरसों का साग खिलाने से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए मुझे ये वाला जड़ी बूटी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसके पास में मैनेजमेंट का प्रोसेस भी होना चाहिए जी। उसका विटामिन के अगर उसकी बॉडी में कम हो गया, कोएगुलेशन प्रोसेस उसका खराब हो गया, तो उसको सरसों देगा। सरसों के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन के होती है। अब ये सारी चीज़ें जिस वैद्य ने पढ़ी हैं फिर तो वो आपको मैनेज और मेंटेन कर लेगा। अब जिसको इन सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो अल्टीमेटली वो क्या आपको मेडिकेशन देगा, और क्या वो या वो कोई डॉक्टर के पास गए एलोपैथिक या किसी पैथी के, उसने कहा जी आप ये दवाई खा लो, बीपी की दवाइयाँ वो दिए जा रहे हैं 10 साल तक, अल्टीमेटली उसका किडनी फेल करके पूरी तरह से 100% करके फिर कह दिया कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, अब आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो वो भी ये कोई मैनेजमेंट का तरीका नहीं। पेशेंट बेचारा बहुत गरीब होता है। गरीब का मतलब कि उसके बड़ा उसको दर्द होता है, उसके एक तो शरीर जा रहा है, ऊपर से उसका पैसा उसका समय बर्बाद हो रहा है। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस तरीके की कोई भी ऐसी काम नहीं करना चाहिए। पेशेंट के साथ बहुत ही हमदर्दी होनी चाहिए डॉक्टर्स को, ना कि उसके केवल जेब के ऊपर देखना चाहिए कि किस तरीके से उसको हम कर सकें। और जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो जाए पेशेंट को भी वहीं जाना चाहिए। अगर किसी चीज़ के प्रूव होने के बाद भी पेशेंट अगर कहीं और जा रहा है जी, तो फिर वो तो पेशेंट अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जानते बूझते खड्डे में कूदेगा या किसी कुएं में कूदेगा, तो उसका तो फिर देखिए कोई भी इलाज नहीं है जिसका विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। अगर किसी को अच्छी बात भी समझ नहीं आती है, अगर किसी का समय खराब चल रहा हो तो। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। दीपक जी हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी,
जी, अपना सवाल करें आप। जी डॉक्टर जी, मेरा ये सवाल है, अगर जैसे मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या कोई खराबी है तो मुझे पता कैसे लगेगा, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए दीपक जी, उसके सिम्टम्स ये हैं कि रिटेंशन ऑफ वाटर है, जैसे अब आपके पाँव में सूजन आ गई, या इस तरीके से अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया उसके अंदर आपका क्रेटिनिन या यूरिया लेवल आपका बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रह रहा है, ये इसका एक बेसिक मेजर वो है सिम्टम है कि बीपी लगातार लोगों का हाई रहता है, क्योंकि रेनिन हार्मोन हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है और वो बहुत ज़्यादा में जब मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू करती है, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। लोगों को कमजोरी आनी शुरू होती है क्योंकि उनके यूरिन के अंदर एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो लगातार पास हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वीकनेस होगी, टांगों में टूटन आएगी। जब आप यूरिन की जांच कराते थे उसके अंदर प्रोटीन प्लस आता है। और क्या सिम्टम है, ब्लड लोगों का खून कम होना शुरू हो जाता है, आंखें सफ़ेद होंगी, आपको लगेगा ये आंखें मेरी सफ़ेद क्यों हो रही है, गाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, पता चलेगा आपका हीमोग्लोबिन कम है। केएफटी कराएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर किडनी में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो अल्टीमेटली आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होने के कारण आरबीसीज डाउन हो गए। ये इसके कुछ एक सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे रेगुलर अपना एक साल में एक बार आप बीपी तो देखो रेगुलर चेक करना चाहिए, अगर बीपी लगातार हाई है तो किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ब्लड का टेस्ट होने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। बाकी अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात का पूरा आंसर मिल गया होगा आपकी बात का। जी बिल्कुल, यहाँ पर दीपक जी को तो आंसर मिल ही गया है और साथ ही साथ अपने कॉलर्स को एक बार फिर से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि किडनी फेलियर को लेकर हम बात कर रहे हैं। यदि आपको भी कोई प्रश्न के संबंध में जानकारी चाहिए या कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या इस परेशानी से आपके या आपके संबंधी जूझ रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर किडनी को लेकर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जब आयुर्वेद में आप मेडिकेशन करवाते हैं तो उसके साथ ही साथ क्या कुछ प्रिकॉशन या कुछ परहेज़ भी बताए जाते हैं? हाँ देखिए, परहेज़ इसमें आयुर्वेद नहीं है, इसमें अगर किडनी फेलियर है तो परहेज़ तो होना ही है। किडनी फेल हुआ किसी का तो उसको उसके अकॉर्डिंगली परहेज़ तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए किडनी फेल होती है तो जैसे मैंने बताया आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अब बीपी हाई होगा और अगर वो पेशेंट ज़्यादा मात्रा में नमक खा रहा है तो वो उसके लिए और ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हम तो बीपी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में नमक खाएगा तो उसके लिए हार्मफुल हुआ, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ खाएगा वो उसके लिए हार्मफुल हुआ। सपोज़ कीजिए कि वो ज़्यादा मात्रा में मिर्च खा रहा है तो क्लोराइड उसकी बॉडी में बढ़ेगा। अगर वो ज़्यादा मात्रा के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहा है तो या ज़्यादा प्रोटीन वाली दालें खा रहा है तो यूरिक एसिड उसकी बॉडी में बढ़ेगा। नारियल या नारियल का पानी या नारियल की चटनी खा रहा है जो डोसे के अंदर डली होती है, साथ में मिलती है, तो उसकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा मात्रा में दूध पी रहा है तो उसकी बॉडी में फॉस्फोरस बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम नॉर्मल लाइफ में जब खाते हैं तो किडनी फेलियर जब होती है थोड़ा सा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब आपके ब्लड के अंदर बढ़ेंगी, फॉस्फोरस बढ़ा तो उससे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, एल्बुमिन आपका जा रहा है, जैसे जैसे लैक ऑफ एल्बुमिन आपकी बॉडी में होगा रिटेंशन ऑफ वाटर आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगा। अब आप अंडा नहीं खा सकते क्योंकि अंडा खाएंगे तो थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ओवर प्रोटीन के कारण यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट आपका डॉक्टर या आपका वैद्य ही कर सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है। अपने आप से अगर हम चाहें तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल है, अब उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी उसको करके समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अमरजीत जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अमरजीत जी। हाँ जी। जी, आप अपना क्वेश्चन करें, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे मदर को जो है किडनी में स्टोन है, इस टाइम 24 mm का स्टोन है। पहले एक बार ऑपरेशन से निकलवा चुके हैं, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद ये फिर बन गया, 2006 में ऑपरेशन करवाया था। लेकिन अब फिर वो दोबारा हो गई है, इस टाइम 24 mm का है। तो बताइए, मैं डॉक्टर साहब प्लीज आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं क्या उनको इलाज दे सकता हूँ। इस टाइम उनकी एज भी 67 ईयर्स के करीब है। बिल्कुल अमरजीत जी, एक देखिए मैं आपको इसका छोटा सा बताता हूँ कि जब भी किसी को स्टोन बनता है तो उसका कारण उसका पैराथायराइड हार्मोन का डिस्टर्ब होना होता है। जितना हमारी बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन घटेगा उतना कैल्सिफिकेशन हमारी बॉडी में रिटेंड होगा, रिटेंशन ऑफ कैल्सिफिकेशन। तो सबसे पहले तो आप उनका PTH टेस्ट है, पैराथायराइड हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है, वो करा लीजिए। प्लस आपने लेप्रोस्कोपी इनकी कराई, आपने उसको निकलवा दिया, क्योंकि बार बार कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो उसका रीज़न एक और एक सिर्फ सिंपल एक ही रीज़न है कि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं पर वो चीज़ तत्व मौजूद है जो बार बार उसको कैल्सिफिकेशन को करा रहा है। तो वो हार्मोन का नाम मैंने आपको बताया, वो पैराथायराइड हार्मोन आप चेक करा लें। अगर किसी कारण से वो बढ़ा हुआ है तो सर फिर उसके लिए तो देखिए मैं इस प्रकार से तो मैं आपको कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा, बट अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मेडिकेशन तो हमारे पास में मौजूद है। वो तो अगर आप चाहें तो माताजी की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो लाके आप मुझसे
संपर्क करके मैं उसका कर सकता हूँ। बट अगर आप सिर्फ जांच कराना चाहते हैं तो किडनी फंक्शन टेस्ट, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच और कंप्लीट ब्लड काउंट ये आप लेते आइएगा। अगर इस किसी कारण से लेप्रोस्कोपी के कारण किडनी में कोई डिस्टर्बेंस या उसके कारण कोई हुई है, कई बार हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो जाता है अगर पेशेंट को हो जाता है, स्टोन हो जाता है, तो उसके लिए फिर वो अल्ट्रासाउंड अपना कराएगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा जिससे किडनी ज़्यादा डैमेज ना हो। एडवांस स्टेज पे जब आप चले जाएंगे तो फिर रीनल स्कैन डीटीपीए टेस्ट होता है जो मैं आपको आने वाले समय में प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। उसमें आपकी माताजी की किडनी कितनी खराब है कितनी नहीं वो पता चलेगा, प्लस साथ में आफ्टर गेटिंग माई ट्रीटमेंट कितना उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है वो भी पता चलेगा। तो ये कुछ एक डायग्नोसिस है अमरजीत जी जिससे आप उसको पता लगा सकते हैं। बाकी फिर ज़्यादा तो इसके बारे में मैं आपको और बताऊँगा भी तो फिर समझ से भी बाहर हो जाएगा। तो सिंपल वे में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आप पैराथायराइड हार्मोन अपना एक बार उनका चेक करा लीजिए और एक किडनी फंक्शन टेस्ट और एक कंप्लीट ब्लड काउंट। जी बिल्कुल अमरजीत जी, इसके साथ ही साथ यदि आप इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं या और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे संजीव जी, और यहाँ पर किडनी फेलियर को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और अलग अलग स्टेजेस में आते हैं या स्थितियों में आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब कोई पेशेंट अपना इलाज शुरू कराता है तो ऐसी कौन सी मेजर गलतियाँ वो कर देता है जिसके बाद में आपके लिए बहुत दिक्कत होती है और पेशेंट के लिए भी दिक्कत? हाँ देखिए, मेजर गलती यही है कि वो उसको बेचारे को सही समय पे, देखिए पेशेंट कोई गलती नहीं करता, धोखा जो मिलता है ना उसको, उससे उसको गलती होती है। वो पेशेंट बेचारा बड़े विश्वास से किसी के पास गया और उसने कहा कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, वो किसी बड़े हॉस्पिटल में गया, उसने कहा अच्छा ठीक है इसको मैनेज करते हैं मेंटेन करते हैं, और उसको कोई ऐसा टेस्ट नहीं कराया जिसमें क्लियर हो सके कि वाकई ये मेंटेन या मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो अंधेरे में रह जाता है और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जहाँ उसकी किडनी 2-5% खराब होती है वो बेचारी 50 या 60, 70, 80, 90% खराब हो जाती है। उस कंडीशन में जब वो मेरे पास में आएगा तो फिर अल्टीमेटली देखो फिर वही बात आ गई, आप स्टेयर सीढ़ियाँ ले लीजिए, जितनी सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाएंगे उतना उतरने में समय ज़्यादा लगेगा। अब पेशेंट एक किसी हॉस्पिटल में गया, उसने अपना 2-4-5 साल ख़राब किए, उसकी किडनी 90% डैमेज हो गई या 95 डैमेज हो गई, तो उसको वापस आने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। अब एक पेशेंट है जिसकी किडनी 60-65-70% डैमेज है तो उसको आने में उतना कम समय लगेगा। एक है जिसकी शुरुआत हुई है 10-5% ही किडनी डैमेज हुई है, उसको जैसे ही पता चला वो तुरंत ही आ गया और उसके साथ जैसे ही एल्बुमिन ट्रेस होना शुरू हुआ, पहली स्टेज जो होती है एल्बुमिन यूरिन में ट्रेस होता है, सबसे पहले क्रेटिनिन और यूरिया ब्लड के अंदर नहीं बढ़ता है। जैसे ही एल्बुमिन ट्रेस उसका हुआ, उसने देखा अरे मेरे यूरिन के अंदर प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो इमीडिएटली वो हमसे संपर्क करेगा, तो वहाँ से उसके रिवर्ट बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब ज़्यादा तो 0.5% से भी मैंने लोगों को किया, ये भी रिपोर्ट्स मेरे पास में मौजूद हैं कि आधा % केवल किडनी उसकी काम कर रही थी, 99.5% किडनी उसकी काम नहीं कर रही थी। तो जब मैं वहाँ से वापस लेके आ सकता हूँ तो 10-5% वाले को तो लाना बहुत आसान हुआ। और यही बस बात हो जाती है कि जितना सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा। आधा % वाले का अगर इलाज 2 साल चलेगा तो 10% वाले का इलाज 6 महीने या 4 महीने चलेगा। ये इसका एक छोटा सा अंतर है इसमें। जी बिल्कुल संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जब बात आती है जानने की, तो हमेशा ऐसा होता है कि हमारा रूटीन चेकअप्स की आदत नहीं होती है। इसमें जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम जाते हैं चेकअप्स के लिए और तब सडनली पता चलता है, कई बार स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती है। हाँ नहीं देखिए, रूटीन चेकअप की अगर हम बात करते हैं, रूटीन चेकअप लोग कराते भी हैं, ऐसा नहीं है। राजेश खन्ना जी रूटीन चेकअप में जाते थे तो भी उनको बढ़िया से बड़े अस्पताल के अंदर उनको ट्रांसफर, लोग कहते हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, उसके बाद वो उनको वहाँ से मद्रास लेके चले गए, तो उसके बाद भी रूटीन चेकअप के बाद भी वो नहीं बच पाए। जिस पैथी में इलाज ही नहीं है तो वो बचाएगी कैसे? आप ये देखिए ना, रूटीन चेकअप में आपका फाइंड आउट भी हो गया कि अगर आपकी किडनी फेलियर है तो उस पैथी में, जब जिस पैथी में फाइंड आउट हुआ है उसके अंदर इलाज ही नहीं है तो बचाने वाला कौन है? तो उसमें रूटीन चेकअप हो या नहीं हो, पेशेंट के लिए तो बराबर ही है। उसको बेचारे को रूटीन चेकअप के बाद में उसका पैसा खर्च हो रहा है, उसको टेंशन दे रहे हैं, इलाज तो उनके पास कोई नहीं। अगर है तो मुझे बताइए आप किसके पास है। जी बिल्कुल, हम आगे तो बढ़ेंगे। इसलिए जी मैडम, इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद तर्कसंगत नहीं है कि रूटीन चेकअप और वो सब। वो नॉर्मली अगर उसको पता चले कि मेरी ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का वो समाधान कर रहा है या उसको समाधान मिल गया या प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल गया, तो समस्या कोई बड़ी नहीं होती। ये मेरा अपना मानना है, समस्या कोई बड़ी नहीं है, आपको समाधान मिलना चाहिए। उसका समाधान नहीं मिलता है तो खांसी भी बहुत बड़ी है, खांसी होगी उसके बाद टीबी हो जाएगी, फिर आदमी सुरक्षित हार जाएगा, निमोनिया होके। लेकिन मैटर ये कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट है तो आपके लिए खांसी जुकाम बुखार से ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी किडनी का फेल होना, उसको ट्रीट करना। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं थोड़ी सी भूमिका दूंगा, 1 मिनट के। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी सर, आप कोई नहीं, आप सर बताइए। मैं डीआईजी हूँ, पुलिस से रिटायर्ड डीआईजी हूँ। जी बिल्कुल। मैं 20 साल से डायबिटिक हूँ। जी सर। और उसकी वजह से मेरा क्राइटिन
क्राइटेरियन लेवल जो है वो अभी है मौजूदा में तो 1.00 है, लेकिन 1.3 तक चला गया था ये। ओके। और उसके बाद में सारे टेस्ट रूटीन में कराता रहता हूँ। अब मेरे को मेरी चेस्ट के ऊपर एक उन्होंने नॉट बताई है, जिसकी वजह से मेरे को चेस्ट पेन बहुत होता था। वो जो मेरे को ये बताया गया कि इट्स रिलेटेड विद द किडनी ओनली। नहीं सर, तो मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। चेस्ट के ऊपर आप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके प्रॉब्लम होगी सर। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा कोई रोशनी डालें तो। नहीं, मैं सर कंप्लीट बता देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं मेरे लिए, बहुत बड़ा इशू नहीं। मैं सिर्फ ये दोबारा आपकी बात सुनना चाहूंगा। आपने क्या कहा, चेस्ट पे क्या बनाया उन्होंने? है जी, चेस्ट पे आपने बोला ना क्या बनाया है? चेस्ट जी, चेस्ट पे क्या बनाया है ये जानना चाहते हैं वैद्य जी। चेस्ट पे उन्होंने नॉट बताई है डॉक्टर साहब, नोड्यूल बताया। अगर चेस्ट पे नहीं सर, नहीं, दैट इज वेरी मच रॉन्ग। चेस्ट के ऊपर अगर कोई नोड्यूल है तो नोड्यूल तो बॉडी में किसी के कहीं भी हो सकता है, उसका किडनी से कोई लिंक ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल अप या डाउन कर रहा है, आपका यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन आ रहा है, आप उसको चेक कराइए। अगर आपका यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार डायबिटीज से डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कंडीशन होती है जो सर नॉर्मली पेशेंट्स में देखी जाती है। तो अगर आपका वहाँ पर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो आपके देहरादून में नज़दीक में जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, जहाँ पे रीनल स्कैन DTP हो जाएगा, जिसको आप मेरे से प्रिस्क्राइब कराकर रिक्वेस्ट फॉर्म लेके वहाँ से वो आप करा सकते हैं। तो उसके अंदर आपकी किडनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है वो आपको टू बी वेरी फ्रैंक क्लियर हो जाएगी, आइदर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर होगी तो भी आपको क्लियर होगी, अगर नहीं होगी तो भी आपको क्लियर हो जाएगी। प्लस उसके लिए बेसिक जो टेस्ट हैं वो यूरिन रूटीन है। अगर उसके अंदर आपका प्रोटीन आ रहा है तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप उसको ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसको उतना ही ज़्यादा ठीक करने में लग जाएगा, क्योंकि नसें जब ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगी ना डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण, तो फिर उनमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड खत्म हो जाएगा। जब आप मेडिसिन खाएंगे वो आपके ब्लड के अंदर मिलेगी, और जब वहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ही नहीं है तो ब्लड वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, तो मेडिसिन भी उसको हील नहीं कर पाएगी। ये एक छोटी सी समस्या कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं लोगों को कहता हूँ जो अर्ली स्टेजेस हैं उनमें ट्रीटमेंट कराना उनके लिए भी उतना हितकर है जितना हमारे लिए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे आज के डिस्कशन को हम यहीं एंड अप करेंगे। लेकिन आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं किडनी फेलियर के बारे में, कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स लगातार आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन हमारे अगले प्रोग्राम में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। संजीव जी, स्टूडियो में आपका प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।